आज हम क्लास 6 के रोचक और इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 भिन्न या फ्रैक्शन को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 7 भिन्न। स्मरण कीजिए कि जब कुछ पूर्ण संख्या वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाती है, यानी कि जब पूर्ण संख्या वाली वस्तुएं समान रूप से यानी समान भागों में विभाजित की जाती है, समान उसके हिस्से किए जाते हैं, तो भिन्न हमें बताता है कि प्रत्येक का कितना भाग है। मान लीजिए कि यह एक रोटी है, तो यह एक रोटी है, इसे हम कहेंगे एक रोटी। क्या कहेंगे? एक रोटी। तो यह क्या है? एक पूर्ण है, ये इसका पूर्ण भाग है। और यदि इस रोटी के दो पार्ट कर दिए जाए, दो हिस्से कर दिए जाए, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो ये दोनों रोटी आधी आधी रोटी कहलाएगी। हमें बात करनी है पूर्ण की, तो पूर्ण मतलब वस्तु का पूरा भाग। ठीक है, तो पूर्ण वस्तु होना चाहिए। जब पूर्ण वस्तु के अनेक भाग किए जाते हैं, समान रूप से वितरित की जाती है उस वस्तु को, या फिर समान रूप से उसके भाग किए जाते हैं, तो हमें भिन्न यह बताता है कि प्रत्येक का कितना भाग है। चलिए आगे समझते हैं। सारी बातें आपको डिटेल में यहाँ पर समझ में आ जाएगी। शबनम कहती है, क्या आपको याद है यदि एक रोटी दो बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? तो शबनम क्या कह रही है कि एक रोटी दो बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जाए, यानी कि उसके बराबर बराबर हिस्से किए जाए। कितने हिस्से किए जाए? दो बच्चे हैं तो दो हिस्से किए जाए, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिया गया है। इस रोटी को इस प्रकार से, यह एक पूर्ण रोटी है, इस पूर्ण रोटी के दो भाग यहाँ से कर लिए, तो यहाँ पर शबनम ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना कितना भाग प्राप्त होगा। तब इसके जवाब में मुक्ता कहती है, प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी, यानी कि आधी रोटी यह वाली और आधी रोटी यह वाली। तो पहले बच्चे को यह मिल जाएगी और दूसरे बच्चे को यह रोटी मिल जाएगी। तो एक रोटी के दो भाग करने पर आधी आधी रोटी दोनों बच्चों को मिलेगी। तब शबनम कहती है, एक के आधे भाग को भिन्न में 1/2 लिखा जाता है। अब आपको धीरे धीरे हिस्से या भाग से भिन्न की तरफ आना चाहिए। तो एक के आधे भाग को, ये कितना भाग था? ये एक भाग था। इसके आधे भाग को भिन्न के रूप में यदि लिखना हो तो 1/2 लिखा जाता है। हमारी व्यवहारिक भाषा में हमने कह दिया कि आधी आधी रोटी आएगी। यदि इसे गणित की भाषा में भिन्नात्मक रूप में हम लिखना चाहें तो इसे हम 1/2 कहेंगे। यह भी 1/2 भाग है और यह भी आपका 1/2 भाग है। ठीक है, आधी रोटी को हम 1/2 लिखेंगे और इसे 1/2 भी पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 और यह निशान आपका बटे का और यह 2, यानी कि इस 1 के हमने कितने भाग किए? इस 1 के हमने 2 भाग किए, तब जाके हम 1/2 और 1/2 लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुक्ता कहती है, यदि एक रोटी 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए, यदि एक रोटी के 4 हिस्से कर दिए जाए बराबर बराबर, ठीक, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? तो यहाँ पर आप एक रोटी का चित्र देख पा रहे हैं। इस प्रकार से यह एक पूर्ण रोटी है। ठीक है, इस पूर्ण रोटी के 4 हिस्से कर दिए बराबर बराबर, तो यहाँ पर हमने इसके 4 हिस्से कर दिए, एक तो इस तरफ से और एक इस तरफ से काट दिया, तो ये हो गए 4 हिस्से, ये 4 बच्चों को मिलेंगे। तब शबनम कहती है, प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। 1/4 से क्या अर्थ है? अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, 1 के 4 भाग। कितने? 1 के 4 भाग करने पर प्रत्येक को 1/4 भाग प्राप्त होगा। तो यह वाला भाग आपका 1/4, यह वाला भाग भी आपका 1/4, यह वाला भाग भी आपका 1/4 और यह भाग भी आपका 1/4। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पूर्ण के, एक कंप्लीट पूर्ण के आप जितने टुकड़े करेंगे, टुकड़े आपके बटे में आ जाएंगे और उतने ही टुकड़े यहाँ पर हो पाएंगे। ओके, धीरे धीरे इसकी समझ आपको विकसित हो जाएगी। फिर मुक्ता कहती है, और कौन सा भाग अधिक है, 1/2 रोटी वाला या
4 रोटी वाला। तो ये बच्चे जो हैं इनको कितना कितना भाग इससे आया, इसे 1/4, इसे 1/4, इसे 1/4, इसे भी 1/4। और ये 2 बच्चे थे, इनको कितना कितना भाग इससे आया, इसको 1/2 आया था, इसे 1/2 आया था। ठीक है, एक रोटी के 2 भाग किए थे तो आधी आधी रोटी दोनों के पास थी, और यहाँ पर एक रोटी के 4 भाग कर लिए। तो अब आप बताइए कि इन दोनों में से ज़्यादा रोटी किसके पास है। यानी कि हम किसी एक बच्चे को ले लेते हैं कि ये जो बच्चा है और ये बच्चा है, इन दोनों को यदि हम तुलना करें तो किसके पास अधिक रोटी है। या फिर यहाँ पर मुक्ता ने जो कहा है वह यह कहा है कि कौन सा भाग अधिक है, 1/2 या 1/4। तब शबनम कहती है, जब 2 बच्चे एक रोटी को बराबर भाग में बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलती है। बिल्कुल क्लियर है कि एक रोटी को आधा आधा भाग किया तब प्रत्येक बच्चे को आधा आधा यानी कि 1/2 1/2 भाग इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब बच्चों की संख्या 4 हो जाएगी और इसी रोटी को हमें 4 बच्चों में वितरण करना हो तो एक रोटी को समान रूप से 4 बच्चों में बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। यानी कि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 इस प्रकार से प्राप्त होगा रोटी का टुकड़ा। चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। यानी कि 1/2 और 1/4 में से कौन सा भाग अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1/2 वाला भाग है वह बड़ा है 1/4 की तुलना में। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है 1/2 बड़ा है 1/4। ये जो चिन्ह है आपका इस प्रकार के एरो वाला, यह आपको दिखा रहा है बड़ा है। इस चिन्ह को क्या लिखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा है। ओके, 1/2 बड़ा है 1/4 से। ओके, मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए, 1/2 बड़ा है 1/4 से। हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं और गणित की भाषा में इतना ही लिखना पर्याप्त हो जाता है कि 1/2 बड़ा है 1/4 से। यानी कि ये जो भिन्न है 1/2, यह भिन्न बड़ी है 1/4 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर 7.1 आता है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी पैरा है। इसके अंदर जितने भी पैरा आपको दिए गए हैं सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भिन्नात्मक इकाइयां और समान भाग। ठीक, बेनी कहती है कौन सा भिन्न बड़ा है, 1/5 या 1/9। ध्यान से समझ लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक है और ये चीज़ आपने यदि स्किप कर दी तो आपको कभी भी भिन्न समझ में नहीं आएगी। 1/5 या फिर 1/9 दोनों में कौन बड़ा है। अब बिल्कुल बेसिक सी बात है जो अभी हमने पढ़ा उसके अनुसार कि यहाँ पर 1 के 5 हिस्से किए जा रहे हैं। समझना आप, 1 के कोई भी एक चीज़ है, एक रोटी है उसके 5 हिस्से किए, यहाँ पर एक रोटी के 9 हिस्से किए। तो ये बताइए कि प्रत्येक बच्चे को जो रोटी हिस्से आएगी वह कौन सी ज़्यादा होगी, 1/5 भाग वाले बच्चे की या 1/9। जब एक चीज़ के 9 भाग हम कर देंगे तो कम कम आएगा, एक चीज़ के 5 भाग करेंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 जो है आपकी यहाँ पर बड़ी भिन्न होगी। तब अश्विन कहता है कि 9 संख्या, ठीक है, आपको गणित में कहाँ गलती होती है यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 9 संख्या 5 से बड़ी है। यदि आपको इन दोनों की तुलना करने को कहा जाए 1/5 और 1/9 की, तो बिल्कुल आपको फट से दिखाई देगा कि 9 संख्या बड़ी है इसलिए यह बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अतः मुझे लगता है कि 1/9 संख्या 1/5 से बड़ी है। क्या मैं सही हूँ? पहली नज़र में देखने पर आपको भी ऐसा लगेगा कि बड़ा कौन है, तो आप बड़ा नंबर फट से देख लेंगे कि 9 बड़ा है, यानी कि यह भिन्न बड़ी होगी। नहीं, इसमें अपोजिट होता है, जो संख्या बड़ी है वह भिन्न छोटी है और जो संख्या छोटी है वह भिन्न बड़ी है। ओके, यदि ऊपर आपके यहाँ पर 1-1 लिखा है तो चलिए धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ें एक साथ सीखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, बैनी कहती है नहीं, यह एक सामान्य गलती है। यदि इस प्रकार से आप देखकर बताते हैं तो यह आपकी गलतफहमी है, यह एक गलती है, यह गलत तरीका है। इन भिन्नों को भागों
के रूप में सोचिए। अरविंद कहती है यदि एक रोटी को 5 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक रोटी का 1/5 भाग मिलेगा, और यदि रोटी को 9 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक रोटी का 1/9 भाग आपको मिलेगा। अब आप बताइए कि आप भी इस भीड़ में शामिल है, 1/5 वाली में और 1/9 वाली में, तो बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा दिखाई देता है। अब आपको जो है 5 बच्चों में वितरण किया हुआ हिस्सा ज़्यादा दिखाई देगा। बेनी बिल्कुल सही है, अब पुनः सोचिए कौन सा भाग अधिक है। तो अरविंद कहता है यदि मैं किसी वस्तु को अधिक लोगों में बांटता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है यहाँ पर कि हम किसी भी वस्तु को, यानी कि एक पूर्ण चीज थी, ये क्या है, एक पूर्ण वस्तु है, ठीक। इस पूर्ण वस्तु को अब आप भाग कितना करना है उस पर डिपेंड करता है। यदि आप इसके 5 भाग करेंगे या इसके 9 भाग करेंगे तो कौन सा भाग ज़्यादा होगा ये बताइए। 9 भाग वाला हिस्सा ज़्यादा होगा या 5 भाग वाला ज़्यादा हिस्सा रहेगा, तो मुझे कम भाग प्राप्त होगा, अतः 1/9 छोटा रहेगा 1/5 से। तो ये जो चिन्ह है ये कैसा है, छोटा है का, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, छोटा है। हमने लिखा 1/9 भाग छोटा है 1/5 से। अब आप कहेंगे सर इसमें बड़ा है का चिन्ह क्यों नहीं लगा है। यदि बड़ा है का चिन्ह उपयोग करना है तो ऐसा लिखेंगे 1/5 बड़ा है 1/9 से, ठीक। इन दोनों को पलट देंगे तो इसका चिन्ह भी पलट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भाग आपका यहाँ पर छोटा होगा, 1/5 बड़ा है 1/9 से, तो जो भाग आपका छोटा होगा तीर का निशान उस तरफ ही रहेगा। यहाँ पर 1/9 छोटा है, याद रखने की ट्रिक है, तो इसका निशान इस तरफ मुंह हो जाएगा, ठीक है। जिधर छोटी संख्या उस तरफ उसका मुंह हो जाएगा। चलिए अब बेनी कहती है अब सही समझे। ओहो, तो 1/100 1/200 से अधिक है, तो यहाँ पर अब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 1/100 ज़्यादा है कि 1/200 ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक चीज़ के यदि 100 हिस्से किए जाएं और एक चीज़ से हम मान लेते हैं कि एक 100 का नोट है, ठीक है। एक 100 का नोट है, क्या है, एक 100 का नोट। इस 100 के नोट के हमने हिस्से किए, तो हम 100 हिस्से यदि करें तो कितना कितना रुपया आएगा। यदि आप 100 हिस्से करेंगे, 100 हिस्से में आपका बनेगा 1 रुपया, ठीक। 100 हिस्सों में आपका 1 रुपया बन जाएगा। और यदि आपने इसी 100 के नोट के 200 हिस्से किए तो कितना पे आएगा, 50 पैसा एक व्यक्ति के। अब बताइए कौन सा हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, तो 1 रुपये वाला ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये वाली जो भिन्न है ये आपकी बड़ी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक इकाई को समान भागों में विभाजित किया जाता है, किसे, एक इकाई को यानी एक पूर्ण को समान भागों में, कितने भी भाग हो सकते हैं, कई समान भाग हो सकते हैं, विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। ये सभी भिन्नात्मक इकाइयां हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस प्रकार से कुछ भी लिख दो आप एक से, तो वह सब कहलाएगी आपकी भिन्नात्मक इकाई। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसे कब ऐसा कहा जाएगा, जब एक इकाई को समान भागों में, एक इकाई मतलब एक को समान भागों में विभाजित किया जाए। हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाइयों को इकाई भिन्न भी कहते हैं। चलिए इसके आधार पर आपको यहाँ पर मोस्ट आईएमपी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें हम कंप्लीट करते हैं। पहला है आपका 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने अमरूद है, 3 अमरूद है, ठीक है। इनका भार कितना है, 1 किलोग्राम। यदि वे लगभग समान आकार के हो तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार कितने किलोग्राम होगा। यहाँ पर अमरूद की संख्या कितनी है, 1 2 3, इन तीनों को मिलाकर 1 किलोग्राम है, तो एक का भार कितना होगा यह आपको बताना है।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अमरूद का जो भार होगा वह होगा 1/3 किलोग्राम। 1/3 किलोग्राम ऐसा हमने क्यों लिख दिया है? हमने ऐसा इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपके पास कितने अमरूद थे? 3 अमरूद। इन तीनों अमरूद को मिलाकर कुल भार यहाँ पर हो जाता है 1 किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम में ही इन तीनों का भार सम्मिलित है। तो एक का भार हो गया 1/3, एक का भार अगले का 1/3। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1/3 एक का, फिर 1/3 एक का और 1/3 एक का। तब जाकर यदि इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाता है 1 किलोग्राम। ओके, ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं। एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान 4 पैकेट में पैक किया। अब चावल कितने थे? चावल थे आपके 1 किलोग्राम। इस 1 किलोग्राम चावल को समान 4 पैकेट में, तो इसने इस प्रकार से 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट में पैक कर दिया। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? तो प्रत्येक पैकेट का भार होगा 1/4 किलोग्राम। कितने हिस्से किए? 1 के 4 हिस्से। यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने हिस्से हैं? 3 बराबर हिस्से। ऐसा समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम में यहाँ पर 3 हिस्से थे बराबर, तो आपका एक हिस्सा जो है 1/3 किलोग्राम का है। ओके, यहाँ पर 1 किलोग्राम ये क्या है? आपकी पूर्ण कोई संख्या है। 1 किलोग्राम के 4 हिस्से किए तो चौथा हिस्सा जो है एक हिस्सा कितना किलोग्राम का हो जाएगा? वह हो जाएगा 1/4 किलोग्राम का। ठीक है, हमने रोटी का एग्जाम्पल समझा था, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके ये सवाल है, उसके जैसे ही यह सवाल हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया। 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया। अब कितने मित्र हैं? 4। कितने गिलास मंगवाए? 3 गिलास। क्या मंगाया? गन्ने का रस, जो भी है। ऑर्डर दिया, इसे आपस में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक ने कितने गिलास गन्ने का रस पिया? अब यहाँ पर मित्र कितने थे? 4 लोग थे। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या कितनी है आपकी? 3 गिलास है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 गिलास गन्ना, हम 3 गिलास को मिक्स कर लेते हैं और इसे मैंने एक जग के अंदर डाल दिया। ओके, एक पात्र इससे भर दिया। अब आप गिलास को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ये तीनों मैंने मिक्स कर लिए। अब क्या करना है मुझे? इसमें से 4 हिस्से बराबर करना है। ठीक है, जब मैं 4 हिस्से करूँगा तो सीधा सीधा लिख दूंगा 1/4। ठीक, क्या लिख दूंगा? एक बात तो हो गई 1/4 हिस्सा, लेकिन 1/4 इसका सही आंसर नहीं है। ओके, दूसरा तरीका ये है कि 3 गिलास को ही यदि मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा? 3 गिलास को यदि मुझे लिखना है, यानी कि 3 के मुझे 4 हिस्से करना है। कितने के? 3 के 4 हिस्से करना है, तो 3/4 लिखा जाएगा। बात समझे आप? बिल्कुल क्लियर। 3/4 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग इसे ऐसा समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं समझना है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको गलत थिंक टैंक भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हम यदि ऐसा सोच लेते हैं कि तीनों गिलास को उठा के हमने एक जग में डाल दिया, तब हम 4 हिस्से कर देंगे, तो यहाँ पर ये जग जो है एक पूर्ण वापस वस्तु बन जाएगी। हमें 3 गिलास के ही टुकड़े बताना है, देन आप लिखेंगे 3/4। अब आपके पास पूर्ण क्या है? 3, और इसके हिस्से हो गए 4। देन आप लिखेंगे यहाँ पर 3/4 गिलास गन्ने का रस एक व्यक्ति को हिस्से आएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चौथा है क्वेश्चन। एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम है। एक मछली है आपकी, इस प्रकार से मछली तो मुझे बनाना नहीं आती, फिर भी हम बना देते हैं छोटी मोटी। चलो ऐसे ही बना देते हैं। ये एक मछली है बड़ी, इसका भार कितना है? 1/2 किलोग्राम। एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम। तो ये एक छोटी मछली, इसका भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन है। अब आपको सम्मिलित वजन निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब आप क्या करेंगे? 1/2 में जोड़ देंगे 1/4,
तो आपका योग आ जाएगा, आपका यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा। बड़े ध्यान से इस विषय को आपको समझना है। अभी मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, इसके बाद आपको इसकी आकृति वाला कॉन्सेप्ट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 4 एलसीएम लिया तो 1 और यहाँ पर 3, देन यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 हो गया, यहाँ पर बराबर में 3/4। तो इसका सम्मिलित वजन हो जाता है 3/4 किलोग्राम। अब कैसे आया ये 3/4 किलोग्राम, इसको चित्रांकन रूप से मैं आपको जब आइए पता लगाएं करवाऊंगा उस समय बेहतर तरीके से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने यदि पूरे संपूर्ण मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से ज़रूर संपूर्ण मैथमेटिक्स को वॉच करें और पूरे मैथमेटिक्स को लाइन टू लाइन मेरे द्वारा एक्सप्लेन और आइए पता लगाएं में दिए गए प्रश्नों को हल करवाया गया है। और वीडियो बेहतर लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिए। अतीत से ज्ञान। भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। ऋग्वेद में बहुत पुराने समय से यह बात उठाई गई है। ऋग्वेद में भिन्न 3/4 को त्रिपद कहा गया है। आप इस बात को अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही आईएमपी या टॉपिक है और बहुत ही आईएमपी या लाइन है कि ऋग्वेद में भिन्न 3/4, कितनी भिन्न 3/4 स्पेशल को त्रिपद कहा गया है। इसका वही अर्थ है जो आज कई भारतीय भाषाओं में 3/4 यानी कि 3/4 के लिए प्रयुक्त शब्दों का होता है। जैसे हिंदी में बोलचाल की भाषा 3 पाव, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक वर्ड है 3 पाव, इसे समझ लो आप। 3 पाव, 3 पाव का अर्थ आपके घरों में आपने सुना होगा 3 पाव, 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव। 3 पाव का अर्थ है, 1 पाव का अर्थ होता है 1/4 भाग, 1 पाव का अर्थ होता है 1/4। तो इसमें 3 पाव है, 3 बार 1/4 है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 0.75, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर 3 के 4 हिस्से, तो 3 के यदि 4 हिस्से हम कहेंगे तो एक हिस्से को हम कहेंगे 3 पाव। समझ गए? अब आप ऐसा समझ लीजिए कोई 3 किलोग्राम वस्तु है, इसको मैं 4 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। तो 3 किलोग्राम को यदि मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो प्रत्येक हिस्सा कितना आएगा? प्रत्येक हिस्सा आपका आएगा 3 पाव 3 पाव, यानी कि 0.75 तो इस प्रकार से 4 हिस्से हो जाएंगे 3 किलोग्राम के, तो जिसे हम 3 पाव एक हिस्सा कहेंगे। और तमिल में मुक्काल भी कहते हैं। वास्तव में भिन्न के लिए जो शब्द हम आज अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयोग करते हैं वे प्राचीन समय से प्रचलन में है या प्रचलित भी है। चलिए, आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को खोजिए कि भिन्न के लिए आप और कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं। हिस्सा या फिर हम इसे भाग भी कह सकते हैं कि किसको कितना भाग प्राप्त हुआ है वही भिन्न होता है। चलिए, उन पर चर्चा कीजिए। अपने दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों से पूछिए कि वे विभिन्न भिन्नों के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 और आधा, 3/4, 1/4, आधा चौथाई, 2 और आधा, इन्हें यहाँ पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर यह लिखना है 1 और आधा, तो 1 यह और प्लस आधा, तो 1 और आधा इस प्रकार से लिखा जाएगा। 3/4, 3/4 का अर्थ है कि 3/4, आपका 3/4 हो गया। 1/4 लिखना है तो 1/4 मतलब 1/4 हो गया, यहाँ पर 1/4। इसके बाद आधा, आधा को आप 1/2 लिखते हैं और चौथाई, चौथाई मतलब 1/4 लिखते हैं। तथा 2 और आधा, तो 2 धन आधा इस प्रकार से लिखा जाता है और 2 सही 1/2 भी इसे लिखा जाता है। आगे भिन्न में ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको दिया गया है, नीचे दिए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कौन कौन से? 1 और आधा, तो एक तो आपका 1 और आधा, और जहाँ पर लग गया इस प्रकार से लिखा जाएगा।
तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं, चलिए 2 1 सही 1/2 हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 चौथाई का मतलब 3/4 एक ये हो गया, 1/4 1/4 हो गया, आधा 1/2 हो गया, एक आपका यहाँ पर चौथाई है मतलब 1/4 हो गया, 2 और आधा मतलब 2 धन 1/2 इसे आप फाइनली लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो इनको किनको 1 सही 1/2, 3/4, 1/4, 1/2, 1/4, 2 सही 1/2 इनको आपको क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में जमाना है? छोटे से बड़े के क्रम में आपको इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, यह कार्य आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं मैं। और यदि आप इसे अरेंज नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसके अंदर मैं आपको इसका अरेंजमेंट प्रॉपर दिखाऊंगा। और अभी हम सीख कर आए हैं कि क्या सीखा था, इसको रिकॉल कर देता हूँ कि हमने सीखा यहाँ पर कि 1/4 और 1/2 इसमें से बड़ी कौन सी भिन्न है? तो बड़ी भिन्न आपकी 1/2 है और 1/4 छोटी है। तो आपको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित अरेंज करना है। तो यहाँ पर 1 के 4 हिस्से, यहाँ 1 के 2 हिस्से, यहाँ 1 के 4, यहाँ 3 के 4, यहाँ 1 सही 1/2 यानी कि 1 पूरा है, उसके बाद आधा है यानी कि आप इसे 1.5 भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, और इसे 2.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको आपको अरेंज करना है और बड़ी ही आसानी से शायद आप इसे अरेंज भी कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैरा 7.2 कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है। कंटिन्यू एक के बाद एक, लाइन टू लाइन, पेज टू पेज हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।